नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में नई सरकार बनने में 4 दिन और लगेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 7 जुलाई को हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। इससे पहले हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्ताधारी गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलने और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत सोरेन के साथ चंपाई सोरेन, गुलाम अहमद मीर, राजेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह और प्रदीप यादव जैसे नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें झारखंड के ताजा राजनीतिक हालात की जानकारी दी। हेमंत सोरेन अब 2 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाल चुके हैं। सबसे पहले वो 2013 में सीएम बने थे। 2019 में दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का उन्हें मौका मिला था। अब वो तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप उधर से कहां सर आपने नई सरकार का दावा पेश किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है। हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। साथ ही नई सरकार बनने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को कहा है। इस्तीफा देने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा है कि हम हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। ये हमारे गठबंधन की बात है। पिछले दिन हम लोग इसी तरह का ये दल के अंदर जो विचार करने का निर्णय होते हैं, जो हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। हाँ, जैसे हम लोग का गठबंधन का जो निर्णय है वो निर्णय के अनुसार हम लोग अपना काम किया। और 5 महीने में कैसे बदल गई झारखंड की सियासत की तस्वीर, वो भी देख लीजिए। हम आपको एक साथ 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आज से कुछ देर पहले की है, जब मौजूदा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा दिया। जबकि दूसरी तस्वीर इसी साल 31 जनवरी की है, जब ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। 2 तस्वीरें। 3 जुलाई 2024 को चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा दिया है और 31 जुलाई 2024 को जब हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा सौंपा था। रांची में कल दिन भर सियासी उथल पुथल मची रही। हेमंत सोरेन के आवास में नई सरकार का खाका तैयार हुआ। इसके बाद सीएम चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया और हेमंत सोरेन ने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। झारखंड विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले जिस तरह से प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला, उसने राज्य की सियासी हलचल बढ़ा दी है। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड की सत्ता अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना। अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने तो आपने हेमंत दादा को सौंप दिया वापस। निर्णय है वो निर्णय के अनुसार हम
चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। हेमंत तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है हम लोगों ने पूरी कर ली। ये सारी समय चरणबद्ध तरीके से बता देंगे। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में जो राजनीतिक घटनाएं घटी और सत्ता ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया हुई, उससे एक बार फिर हेमंत सोरेन प्रदेश की सियासत के केंद्र में आ गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजनीति में कदम रखते ही हेमंत सोरेन पहली बार 2009 में राज्यसभा के सांसद बने। 2010 में दुमका से पहली बार जीतकर विधायक बने। पहली बार विधायक बनते ही झारखंड के डिप्टी सीएम बन गए। करीब 3 साल तक झारखंड के उप मुख्यमंत्री बने रहे। 2013 में पहली बार 6 महीने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2014 से 2019 तक झारखंड में नेता प्रतिपक्ष रहे। 2019 के चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाई। 2019 में दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह से पहले विधायकों और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ बैठक कर उन्हें विश्वास में लिया गया और फिर उसके बाद सर्वसम्मति से हेमंत सोरेन के नाम पर मुहर लगी, इसे हेमंत सोरेन की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सत्ता परिवर्तन के इस पूरे घटनाक्रम को विधानसभा चुनाव से पहले की जेएमएम की चुनावी तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि हेमंत सोरेन के सीएम बनने से न सिर्फ आगामी चुनाव में विरोधियों को मात देना आसान होगा, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि झारखंड विधानसभा की जो दलीय स्थिति है वो क्या है। तो आइए आपको झारखंड विधानसभा की दलीय स्थिति के बारे में बताते हैं। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास 47 विधायक हैं। इनमें से जेएमएम के 27, कांग्रेस के 18, माले के 1 और आरजेडी का 1 विधायक शामिल है, जबकि विपक्षी एनडीए गठबंधन के खेमे में 28 विधायक हैं। इसमें बीजेपी के 24, आजसू के 3 और एनसीपी का 1 विधायक शामिल है। इसके अलावा 2 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि विधानसभा में 4 पद रिक्त हैं। ऐसे में नई सरकार के विश्वास मत हासिल करने में कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। इसी को लेकर पटना के सचिवालय में भूमि सुधार और राजस्व विभाग के 9000 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में बुधवार को पटना के सचिवालय में आयोजित समारोह के दौरान भू राजस्व विभाग के 9888 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जिससे नियुक्ति पत्र पाने वाले लोग काफी खुश दिखे। एक एक चीज तय हो जाना चाहिए। जमीन अगर क्लियर कट चल रहेगा कि जिसके पास जो है, तो कोई झगड़ा इधर उधर नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया था और आप जानते ही हैं कि सब कुछ किया था हम लोगों ने। एरियल फोटोग्राफी का भी तो पहली बार किया था, तो हम लोगों ने पूरा किया था। एरियल फोटोग्राफी का काम किया था, तो इसके लिए 2013 में शुरू हुआ, फिर उसमें और कुछ हुआ। नियुक्ति पत्र लेने वालों में सबसे ज्यादा 8035 विशेष सर्वेक्षण अमीन को नियुक्ति पत्र दिए गए। 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिला। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 75 कर्मचारियों को ही अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपे। बाकी अधिकारियों को उनके जिले के डीएम के हाथों नियुक्ति पत्र दिए गए।
जिन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए उनमें सबसे ज्यादा गया जिले के कर्मचारी हैं। जो भी काम हो गया और हम देखते थे कि कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, लाए जो, तो उसमें भी लाने में दिक्कत हुआ, फिर उनको काम करने में कुछ दिन का समय लग गया। तो फिर वो जब काम पूरा हो गया तो हमने पूरे डिपार्टमेंट को कहा कि भाई तेजी से करिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। उसी दिशा में ये उनका पहला नियुक्ति पत्र समारोह है, जिसमें 9,888 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही प्रदेश में रोजगार की बहार आने वाली है। निश्चित तौर पर उनके इस कदम से बिहार में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अयोध्या से बिहार लौटने के दौरान बक्सर में रुके। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में बिहार सरकार युवाओं को रोजगार देने जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि गरीबी के लिए कांग्रेस और आरजेडी जिम्मेदार है। साथ ही ऐसे लोगों के बहिष्कार की भी उन्होंने अपील की है। के परिवार ने लगभग 54 वर्षों तक इस देश पर हुकूमत किया हो, आज यदि गरीब हैं तो कांग्रेस के चलते, बिहार के लोग गरीब हैं तो राजद के चलते, तो हमको ये हिसाब मांगना भी चाहिए और ऐसे लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए समाज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में हमें देश की जनता की बुद्धिमत्ता पर गर्व होता है। उन्होंने धोखे की राजनीति को खारिज कर दिया और विश्वास की राजनीति पर जीत की मुहर लगा दी। पीएम के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति भी गर्म है। एनडीए के दल जहां बयान के समर्थन में उतर आए हैं, तो इंडी गठबंधन के दल पीएम पर निशाना साधने में जुट गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक ही कहा है कि विपक्ष को जो जनता ने नकारा है, ये अपने बुद्धिमानी का परिचय दिया है। झूठ और प्रोपगंडा को नकारा है इस देश की जनता ने। इस देश की जनता ने विकास को स्वीकार किया है, विश्वास को स्वीकार किया है और दुनिया में बढ़ती हुए भारत की शक्ति को स्वीकार किया है। देश की जनता ने ये तय कर दिया है कि पिछले 10 सालों से जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने देश में भ्रम फैलाया है, जुमलाबाजी किया है, महंगाई चरम सीमा पे ला दी है, किसानों को दरकिनार कर दिया है, अब ये विपक्ष को मजबूत करने के कर दिया है और ये इस तरह का तानाशाही देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल चलने नहीं देगी। देश के प्रधानमंत्री सही कहते हैं कि देश की जनता बिल्कुल समझदारी है और समझदार होके इस बार देश के प्रधानमंत्री को परजीवी बना के प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए का मजबूत कुनबा था, जिसका एकमात्र लक्ष्य देश का विकास और कैसे सर्व समाज को आगे लेकर काम किया जाए। इन लोगों ने लाख कोशिशें की, लाख भ्रम फैलाए, संविधान की बातें की, लेकिन इन मामले से कोई फर्क नहीं पड़ा और देश के लोगों ने फिर से एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। मात्र 1.5 लाख रह गया। ये तो सही बात है कि जनता ने इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, ये एनडीए की सरकार बनी। ये तो नैतिक जीत है विपक्ष की, इंडिया गठबंधन की। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी बीजेपी का सीट 240 पर सिमट गया। राहुल गांधी की ओर से हिंदू को हिंसक बताए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से पटना में प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ऑफिस से आयकर गोलंबर तक विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी से बयान वापस लेने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर विरोध की चेतावनी दी है। जनता से, देश की हिंदुओं जनता से उनको माफी मांगना चाहिए, नहीं तो उनको हिंदू सबक सिखाएगा। अब बहुत जल्दी उनको जिस तरीका हिंदू खिलाफ बयान दिए हैं, देश से निकाला भी उनको होना पड़ेगा। ये दिन दूर भी नहीं है कि हिंदू अब धीरे धीरे जग रहे हैं, हिंदू अपनी ताकत को अब समझ रहे हैं।
गोपालगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोनिया चौक पर कांग्रेस सांसद का पुतला फूंका। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बहुसंख्यक समाज के संबंध में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिखी। सदन में राहुल गांधी के हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान को सनातन संस्कृति का अपमान बताते हुए राहुल गांधी को इसके लिए पूरे देश से माफी मांगने की मांग की। एक कुलद्रोही के रूप में राहुल गांधी भारत का बार बार गरिमा और सनातन धर्म का गरिमा तार करने का कार्य कर रहे हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज हमारा देश पूरे देश में उनका विरोध हो रहा है। अगर अपने वाणी पर वो संयमित नहीं रहे और सनातन धर्म पर प्रहार करने का कोशिश करेंगे तो उनको करारा जवाब दिया जाएगा। उसी का विरोध हम लोग आज चौराहे पे है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हिंदू समाज पर और सनातन संस्कृति पर अपमानजनक टिप्पणी करने का काम किया है, जिससे पूरे देश में और पूरे गोपालगंज में जो हमारा युवा वर्ग है, जो हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति को मानता है, वो काफ़ी उद्वेलित है, दुखित है और राहुल गांधी के विरोध में वो जो अपना अंदर का जो विरोध है वो आज सड़कों पर दिखा रहा है। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान को बिहार के मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने ओछी राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर हमला कहीं से सही नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा। उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा जमुई में नियुक्ति पत्र बांटने के लिए पहुंचे थे। तो उनका सोच है, लेकिन इस तरह सनातन धर्म पर उन्होंने जो कुठाघात किया है ये काफी अशोभनीय है और वे निंदा के पात्र। अमित शाह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री तो बैठक करके बोल दिए हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगी बिहार 2025 का। एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजे जाने के फैसले पर आरजेडी नेता अभय कुशवाहा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2005 से कुशवाहा समाज को सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस्तेमाल किया गया और अब कुशवाहा समाज किसी तरह के प्रलोभन में नहीं आएगा और अब पूरा समाज एकजुट होकर तेजस्वी यादव के साथ नया बिहार बनाने में योगदान देगा। उपेंद्र जी को राज्यसभा भेजने का एनडीए गठबंधन ने फैसला लिया है। हम भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को इसके लिए बधाई देते हैं और समाज का निश्चित तौर पर जो माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से 2005 से समाज को यूज करने का काम किया है, समाज अब पूरी तरह से सजग हो चुकी है और समझ चुकी है। इसलिए अब किसी प्रकार का कोई भी प्रलोभन देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। आने वाला समय में माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में पूरा समाज एकजुट होकर एक नया बिहार का निर्माण करने में अहम योगदान देगी। और एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा उम्मीदवार होंगे, इस पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने खुशी जाहिर की है। संजय जायसवाल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के राज्यसभा सांसद बनने से एनडीए के कार्यकर्ता बिहार में मजबूत होंगे और बिहार को इसका फायदा मिलेगा, साथ ही राज्यसभा में भी उनके अनुभव का फायदा होगा। संजय जायसवाल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को साजिश के तहत हरवाया गया। देखिए, ये फायदा नुकसान की बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने एनडीए का साथ बहुत अच्छे से दिया है। कुछ कारणों से वह जीत नहीं सके काराकाट, लेकिन वह हमारे सबसे सम्मानित नेता हैं, चेहरे हैं और उनको एक जानबूझ के साजिश के तहत ही उनके साथ जो हुआ वो उसको मैं साजिशी करार करूंगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के एनडीए के राज्यसभा सांसद बनने से विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यकर्ताओं में मजबूती आएगी। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई मौत के बाद अब राजनीतिक सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया। पीएम से मुख्यमंत्री को पद से हटाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम में सुरक्षा के इंतजाम सरकार और प्रशासन को करना चाहिए। साथ ही घायलों को बेहतर इलाज की सरकार से भी मांग की है। जो भगदड़ मचा
ये क्यों मचा, इसकी जवाबदेही किसको लेनी चाहिए? और इतनी 121 मौतें, बहुत लोग घायल हैं, और क्या सबको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? सरकार यूपी में किसकी है? हथरस में यूपी में किसकी सरकार है? योगी जी की। मुख्यमंत्री है बीजेपी के। उनको जवाबदेही लेकर उनको इस्तीफा देना चाहिए कि जहां भी कार्यक्रम होता है क्यों नहीं उसका इंतजाम सही ढंग से कर सकते हैं? कैसे आप परमिशन देते हैं? कैसे इतनी भीड़ जुट गई जो कंट्रोल में आपके नहीं था? क्या प्रशासन कर रहा था? निश्चित तौर पर इसकी जवाबदेही आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री को लेना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए। मुजफ्फरपुर में लंगट सिंह कॉलेज परीक्षा भवन में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9,888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। साथ ही नवनियुक्त अभ्यर्थियों से मन लगाकर सर्वेक्षण कार्य को तेजी से पूरा करने की उम्मीद जताते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। जमीन के हकीकत और सच्चाई को सर्वे कर करके लोगों के जमीनी झगड़ा को समाधान करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का निर्देश जो मिला है, और ये नियुक्ति की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। बिहार में हमारे नौजवानों को इस तरह के नियुक्ति पत्र अब लगातार मिलेंगे और हमारी जो समस्याएं पहले से ठहरी हुई है उस समाधान की ओर आगे बढ़ेगा। सोलर लाइट की गुणवत्ता और प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर के बिहार भर के मुखिया गोलबंद हुए हैं। मुखिया ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मुखिया शंका आरोप है कि बिना लैब टेस्टिंग के सभी पंचायत में ब्रेडा की ओर से सोलर लाइट लगवाया जा रहा है। इसमें घटिया चाइनीज लाइट लगाने का आरोप लगा है। सभी मुखिया ने मांग की है कि अब तक बिहार में 8% पंचायतों में ही सोलर लाइट लगे हुए हैं। ऐसे में बिना लैब टेस्टिंग के अब कहीं भी सोलर लाइट नहीं लगाई जाए। कई योजनाओं को लेकर एक बार फिर से राज्य भर के मुखिया राजधानी पटना में गोलबंद हुए हैं और सरकार के खिलाफ एक बार फिर से सभी ने अल्टीमेटम दिया है। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम मुखिया हैं, यानी मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। किस प्रकार की बैठक है और आप लोग एक बार फिर से गोलबंद हुए हैं? देखिए, आज हम लोगों का मूल बैठक का आज निष्कर्ष ये है कि राज्य सरकार के द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट योजना मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी, और यहाँ के अधिकारी जो स्थानीय अधिकारी और राज्य स्तरीय अधिकारी हैं, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके और इतनी बड़ी योजना को सफलतापूर्वक संचालन करना था, जबकि इसको जिस प्रकार से इसका प्रोसेस अपनाया गया, जिसमें हम लोगों का साफ साफ लगातार मांग रहा है कि सोलर स्ट्रीट लाइट में बगैर लैब के राज्य में जिला में कहीं भी लैब ब्रेडा के पास नहीं है, और बगैर गुणवत्ता की जांच किए सोलर स्ट्रीट लाइट को अधिष्ठापन कराया जा रहा है, जो कि बड़ा घोर चिंताजनक विषय है। पंचायती राज व्यवस्था में अधिकारी हस्तक्षेप कर रहे हैं, पूरा हस्तक्षेप नहीं, जबरन कर रहे हैं, और एक भी जगह ना RTPS काउंटर चल रहा है, ना क्या कहते हैं आपको जन वितरण प्रणाली में अभी वो KYC के नाम पर अंगूठा ले लेके पूरे बिहार में डीलर लूट मचाए हुआ है, सप्लाई विभाग लूट मचाए हुआ है। हर हमेशा अभी देखिए हमारे पंचायत के मुखिया जी हैं और इनको जबरन स्ट्रीट लाइट में वो बता रहे हैं कि एडवांस मुझे अग्रिम पैसा दो। माननीय मुख्यमंत्री से 2 से 2.5 साल से हम लोग मुखिया संघ पूरा मांग रख रहे हैं कि गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज, जब तक गांव का विकास नहीं होगा, आज ये स्थिति है कि उनका जो सपना को चकनाचूर किया जा रहा है और पूरे बिहार में पंचायती राज असफल है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।